जय हिंद जय भारत। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं आप सब खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। और आज हम क्लास 9th में, ठीक है, सेकंड चैप्टर फिजिक्स का पढ़ाने वाले हैं। तो उस सेकंड चैप्टर का नाम है बल तथा गति के नियम। तो ये फिजिक्स का क्लास 9th, ठीक है, क्लास 9th फिजिक्स का ये सेकंड चैप्टर है, बल तथा गति के नियम। गति के नियम, तो ये बल तथा गति के नियम। तो इस चैप्टर को आज हम पढ़ाने वाले हैं आपको, ठीक है। तो ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। नोट्स भी बनाते चलिएगा, हम नोट्स भी बनाएंगे आपको, ठीक है। तो सबसे पहले आप जान लीजिए बल क्या है, ठीक है। तो बल एक भौतिक कारक है, ठीक है। तो जब वह बाह्य कारक जिससे किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो जाता है, अर्थात किसी वस्तु की स्थिति परिवर्तित हो जाती है, तो उस कारक को बल कहते हैं, ठीक है। तो बल वह बाह्य कारक है जो एक प्रकार का धक्का या खिंचाव होता है, ठीक है, जिससे हमारी स्थिति में परिवर्तन हो जाता है। तो इस प्रकार से बल भौतिक कारक है, ठीक है, जो प्रत्येक वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर सकता है, ठीक है। तो चलिए हम नोट्स बनाते हैं, हम हेडिंग डालते हैं। सर्वप्रथम बल हेडिंग डालते हैं, बल। तो बल को परिभाषित करेंगे हम, ठीक है। लिखेंगे आप, वह बाह्य कारक जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर देता है, उसे बल कहते हैं, बल कहते हैं, ठीक है। तो वह बाह्य कारक जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर देता है उसे बल कहते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? बल कहते हैं। और सेकेंड परिभाषा हम बता सकते हैं अथवा हम दूसरी परिभाषा लिख सकते हैं। बल एक प्रकार का धक्का या खिंचाव है। बल एक प्रकार का धक्का या खिंचाव है जिससे किसी वस्तु की स्थिति में बल की दिशा में विस्थापन होता है। बल की दिशा में विस्थापन होता है। तो इस प्रकार से बल एक प्रकार का धक्का या खिंचाव है जिससे किसी वस्तु की स्थिति में बल की ही दिशा में, जिस तरफ बल लगाया जाएगा उस बल की ही दिशा में जो है उसमें विस्थापन होगा, ठीक है। तो यह एक भौतिक कारक है, यह एक भौतिक कारक है जो किसी वस्तु में परिवर्तन जो किसी वस्तु के परिवर्तन में सहायक है, सहायक है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये बल के बारे में बताया गया आपको,
ठीक है। अब हम बताएंगे बल का मात्रक। तो बल का मात्रक क्या होता है, अब इसी वक्त बता दे बल का मात्रक। बल का मात्रक, तो देखिए बल का मात्रक जो होता है वो आपका होता है न्यूटन। बल का मात्रक क्या होता है, पहला मात्रक होता है न्यूटन, ठीक है, फर्स्ट मात्रक हम बताएंगे न्यूटन, ठीक है। दूसरा मात्रक हम बता सकते हैं, ठीक है, दूसरा मात्रक हम बता सकते हैं किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, ये हम कह सकते हैं किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड मात्रक हम कह सकते हैं किलोग्राम भार, किलोग्राम भार, ठीक। तो ये इस प्रकार से ये मात्रक होते हैं, बल के ये मात्रक हैं। आपको न्यूटन भी मात्रक कह सकते हैं बल का, किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर भी आप मात्रक कह सकते हैं, और किलोग्राम भार भी आप बल का मात्रक बता सकते हैं, ठीक है। तो ये कंप्लीटली हमने बल के बारे में बहुत ही आसान तरीके से आपको बताया, ठीक है, बल है क्या। अब हम बल के प्रभाव के बारे में जानेंगे। चलिए इसको मिटाते हैं। चलिए अब हम बताएंगे आपको बल के प्रभाव, बल के प्रभाव। तो देखिए बल के निम्नलिखित प्रभाव होते हैं। चलिए हम लिखेंगे बल के निम्नलिखित प्रभाव होते हैं, निम्नलिखित प्रभाव होते हैं, ठीक है। तो इसमें हम फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे। तो देखिए बल का पहला प्रभाव हम क्या बता सकते हैं, फर्स्ट पॉइंट के बाद क्या बता सकते हैं हम कि बल जो है वो किसी वस्तु को विरामावस्था में स्थित वस्तु को गतिमान अवस्था में ला सकता है। कोई वस्तु विरामावस्था में है, जैसे कुर्सी है, मेज है, टेबल है, कुछ भी चीजें हैं ये विरामावस्था में पाई जाती हैं। तो बल जो है वह भौतिक कारक है जो इनकी अवस्था में, इनकी स्थिति में वो परिवर्तन कर सकता है। ये अगर विरामावस्था में है तो उसको गतिमान कर सकता है। बल ऐसा भौतिक कारक है, ठीक है। हम ये लिखेंगे बल वह कारक है जो किसी विरामावस्था में स्थित वस्तु को विरामावस्था में स्थित वस्तु को गतिमान कर देता है, ठीक है, तथा गतिमान वस्तु को विरामावस्था में ला सकता है, विरामावस्था में ला सकता है। तो इस प्रकार से बल वह कारक है जो किसी विरामावस्था में स्थित वस्तु को गतिमान कर देता है तथा गतिमान वस्तु को विरामावस्था में ला सकता है। बल का यह प्रभाव है, ठीक है, बल का यह प्रभाव है कि वो किसी गतिमान वस्तु को विरामावस्था में ला सकता है, ठीक है, और विरामावस्था में स्थित वस्तु को गतिमान कर सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में हम बताएंगे बल
किसी गतिमान वस्तु को वस्तु की दिशा को परिवर्तित कर देता है, कर सकता है, परिवर्तित कर देता है। ठीक है, तो बल किसी गतिमान वस्तु की दिशा को परिवर्तित कर देता है। अगर कोई भी वस्तु है, ठीक है, वो गतिमान है और यदि उस पर बल लगाया जाए तो बल लगाकर उसकी गति की दिशा को बदला जा सकता है। बल के द्वारा किसी गतिमान वस्तु की दिशा को बदला जा सकता है। तो ये हमने बताया कि बल किसी गतिमान वस्तु की दिशा को परिवर्तित कर देता है। ठीक है, अर्थात गति की दिशा को बदल देता है। तो ये हम लिख सकते हैं। ये सेकंड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट नोट करेंगे बल के प्रभाव में। देखिए, बल का तीसरा प्रभाव क्या है कि बल से हम किसी वस्तु की अवस्था या उसके आकार को बदल सकते हैं। ठीक है, उसकी अवस्था जो है, उस अवस्था या उसके आकार को बल के द्वारा बदला जा सकता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे बल किसी वस्तु की अवस्था तथा आकार को परिवर्तित कर देता है, ठीक है, जैसे लोहे की पतली चादर को मोड़कर गोलाकार रूप प्रदान कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जान लीजिए, ठीक है, कि बल किसी वस्तु की अवस्था तथा आकार को परिवर्तित कर देता है। बल के द्वारा हम किसी भी वस्तु के आकार को बदल सकते हैं। ठीक है, हम हथौड़े से क्या करते हैं, पीट कर लोहे को कोई भी आकार प्रदान कर देते हैं। तो ये क्या है, ये बल के द्वारा ही संभव है। तो बल जो है किसी वस्तु के आकार व स्थिति को बदल सकता है। ठीक है, और बल ही किसी वस्तु की गतिमान वस्तु की दिशा को भी परिवर्तित कर सकता है। और बल है जो किसी विरामावस्था को गतिमान और गतिमान को विरामावस्था में ला सकता है। तो ये हमने बल के प्रभाव बताए। ठीक है, आपको हमने सबसे पहले बल के बारे में बताया, उसके बाद बल के प्रभाव के बारे में बताया। अब हम बताएंगे बल के प्रकार। ठीक है, बल मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, संतुलित बल, असंतुलित बल और असंतुलित बल। चलिए दोनों नोट करवाते हैं आपको, इसको मिटा देते हैं। मेहनत करते चलिए। ठीक है, हमारे साथ मेहनत करिए। ठीक है, तो रातों को बातों में गवा देने से कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, तो जो रातों को कोशिशों में गवा देते हैं, जो बच्चे रातों को कोशिशों में गवा देंगे, ठीक है, उन्हीं के सपनों को चिंगारी और उड़ान मिलती है। ये आप जान लीजिए। जो इसलिए मेहनत करिए। ठीक है, और लगातार हमारे साथ बने रहिए। ठीक है, निश्चित रूप से आप काफी अच्छे ढंग से इसको समझ पाएंगे। नेक्स्ट हेड में आप डालते हैं बल के प्रकार। बल के प्रकार, बल के प्रकार। तो देखिए, बल के प्रकार हमने दो प्रकार बताया है आपको। ठीक है, फर्स्ट हम लिखेंगे संतुलित बल
संतुलित बल और दूसरा है असंतुलित बल। असंतुलित बल। देखिए ये बल दो प्रकार के होते हैं, एक तो संतुलित बल होता है और एक असंतुलित बल होता है। तो संतुलित बल किसे कहते हैं अब हम आपको बताएंगे। फर्स्ट हेडिंग डालेंगे संतुलित बल। संतुलित बल। संतुलित बल, ठीक है। तो संतुलित बल क्या होता है? जब किसी भी निकाय पर एक साथ दो या दो से अधिक प्रकार के बल कार्य करते हैं, ठीक है, तो उस निकाय पर लगने वाले उन दोनों बलों का परिणामी बल का मान जब शून्य प्राप्त होता है, शून्य होता है, तो उस निकाय पर लगने वाला वह बल संतुलित बल कहलाता है। क्या कहलाता है? संतुलित बल कहलाता है। पुनः एक बात सुन लीजिए, ठीक है। जब किसी निकाय पर एक साथ दो या दो से अधिक प्रकार के बल कार्य करते हैं तो उनके परिणामी बलों का मान, उस निकाय पर लगने वाले परिणामी बलों का मान शून्य होता है, तो उस प्रकार निकाय पर लगने वाला बल संतुलित बल कहलाता है। चलिए नोट करिए। जब किसी निकाय पर एक साथ दो या दो से अधिक प्रकार का बल लगता है, तो उस निकाय पर लगने वाले बलों के परिणामी बलों का मान शून्य होता है, ठीक है। तो उसे तो निकाय पर लगने वाला वह बल संतुलित बल कहलाता है। तो इस प्रकार से क्या कहलाता है? संतुलित बल कहलाता है। देखिए जब एक रस्सी को दोनों तरफ से कई लोगों के द्वारा खींचा जाता है, एक तरफ से भी कई लोगों के द्वारा खींचा जाता है, दूसरी तरफ से भी कई लोगों के द्वारा खींचा जाता है, जिसे रस्सा खींची कहते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, जब दोनों तरफ से बल जो है बराबर लगता है तो उनमें क्या होता है, किसी भी दिशा में विस्थापन नहीं होता है। दोनों तरफ से बराबर बल लगने पर किसी भी एक तरफ रस्सी जो है खिंचती नहीं जाती है। तो उस दोनों तरफ जब बराबर बल लग जाता है तो परिणामी बल का मान शून्य प्राप्त होता है, ठीक है। तो उस रस्सी पर लगने वाला उस समय बल जो होता है वो संतुलित बल कहलाता है, ठीक है। तो ये संतुलित बल है, ठीक है। तो या आप समझ लीजिए किसी भी वस्तु पर दो या दो से अधिक बल लग रहा हो और वस्तु किसी भी बल की दिशा में विस्थापित ना हो। यदि किसी भी वस्तु पर दो या दो से अधिक प्रकार का बल लग रहा है और वो वस्तु किसी भी दिशा में विस्थापित नहीं हो रही है तो इसका मतलब उसमें परिणामी बल का मान शून्य है, ठीक है। और उस पर लगने वाला वह बल संतुलित बल कहलाता है, ठीक है। अब हम बताएंगे असंतुलित बल। असंतुलित बल। तो देखिए असंतुलित बल किसे कहते हैं, अब आपको हम बताएंगे। जब किसी निकाय पर दो या दो से अधिक प्रकार का बल कार्य करता है और
कार्य करने पर बल कार्य करता है और उस बल का प्रभाव यह पड़ता है कि कोई वस्तु या निकाय किसी एक बल की तरफ खींची चली जाती है, किसी एक बल की तरफ विस्थापित होती है, तो उस निकाय पर लगने वाला वह बल असंतुलित बल होता है। चलिए नोट करेंगे। जब किसी निकाय पर एक साथ दो या दो से अधिक प्रकार का बल कार्य करता है तो निकाय किसी एक बल की दिशा में विस्थापित होती है, विस्थापित होती है तो निकाय पर लगने वाला बल असंतुलित बल कहलाता है। रुक जाइए, इसको हम विस्थापित होती है अर्थात निकाय पर परिणामी बल का मान शून्य नहीं होता है। इस प्रकार निकाय पर लगने वाला बल असंतुलित बल कहलाता है। असंतुलित बल कहलाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से निकाय पर लगने वाला बल क्या कहलाता है? असंतुलित बल कहलाता है। ठीक है, कहीं भी रस्सा खींचा खींची हो रही है और यदि किसी भी एक तरफ जो है बल का मान कम हो जाता है, दूसरे तरफ बल का मान ज्यादा हो जाता है, तो देखिए वो रस्सी जो है उसी तरफ, वो लोग जो होते हैं वो उसी तरफ, जिस दिशा में बल ज्यादा लगने लगता है उसी दिशा में वो खींचे चले जाते हैं। ठीक है, तो वहां पर क्या कर, रस्सी पर कार्यरत बल जो होता है वो क्या कहलाता है? असंतुलित बल कहलाता है। निकाय का मतलब ये होता है कि आपका जो रस्सी है और जो उन पर जो लगने वाला बल है वो आपका निकाय होता है। ठीक है, वो क्या है? निकाय होता है। निकाय हाँ एज ए हम वस्तु मान सकते हैं, किसी कोई उसकी जगह हम वस्तु भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से हमने बल के प्रकार में संतुलित बल और असंतुलित बल के बारे में बताया। ठीक है, अब इसके पश्चात हम आपको बताएंगे, ठीक है, बल के नियम। तो बल के नियम क्या होते हैं, ठीक है, इसके बारे में बताया जाएगा, जिसमें ये हमने आपको बल के प्रकार बताए। ठीक है, अब इसके पश्चात नेक्स्ट टॉपिक जो है वो आपका चलेगा जड़त्व। ठीक है, जड़त्व क्या है या इनर्शिया कहते हैं। ठीक है, तो देखिए जड़त्व किसे कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूछा जाता है।
परीक्षा में एग्जाम में पूछा जाता है। जड़त्व से आप क्या समझते हैं, तो हम इसको भी आपको समझा दें बहुत अच्छे ढंग से, ठीक है। जड़त्व, देखिए इनर्शिया या जड़त्व, जड़त्व किसे कहते हैं, कोई भी वस्तु जो है वो विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही रहने का प्रयास करती है, और गतिमान अवस्था में है तो वह गतिमान स्थिति में ही रहने का प्रयास करती है। या हम कह लें कोई भी वस्तु है वह जिस स्थिति में है वह उसी स्थिति में बने रहती है और बने रहने का प्रयास भी करती है। तो यह जो वस्तु का जो गुण है वो जड़त्व कहलाता है। वह क्या कहलाता है, जड़त्व कहलाता है, ठीक है। तो कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही रहती है, और गतिमान स्थिति में है तो वह गतिमान स्थिति में ही रहना चाहती है, वह उसी अवस्था स्थिति में बने रहती है। तो वस्तु की वह जो स्थितियां होती हैं, निकाय की वह जो स्थिति होती है वो जड़त्व कहलाती है। वो क्या कहलाती है, जड़त्व कहलाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से जड़त्व क्या है, कोई भी वस्तु या निकाय हम कह लें विरामावस्था में है, विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही तथा गतिमान स्थिति में है तो वह गतिमान ही रहने का, गतिमान स्थिति में है तो वह गतिमान ही रहने का प्रयास करती है, ठीक है। कोई भी वस्तु या निकाय विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही, तथा गतिमान स्थिति में है तो वह गतिमान स्थिति में ही रहने का प्रयास करती है, गतिमान में ही रहने का प्रयास करती है। वह बिना किसी बल के, बिना किसी बाह्य बल के वह अपने में परिवर्तन का विरोध करती है, ठीक है। तो इस प्रकार जानते रहिए, बिना किसी बाह्य बल के वह अपने में परिवर्तन का क्या करती है, विरोध करती है। वह अपने में परिवर्तन होने नहीं देना चाहती, वो जिस स्थिति में है वह उसी स्थिति में बने रहना चाहती है। तो वस्तु में निकाय या वस्तु का यह गुण जड़त्व कहलाता है। क्या कहलाता है, जड़त्व कहलाता है। तो निकाय या वस्तु का यह गुण क्या कहलाता है, जड़त्व कहलाता है, ठीक है। तो कोई भी वस्तु है, ठीक है, वह जिस स्थिति में है वह उसी स्थिति में बने रहती है, तो बने रहने का यह गुण ही जड़त्व कहलाता है। यह हमने जड़त्व के बारे में बताया, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं गतिमान या विरामावस्था में स्थित
वस्तु या निकाय गतिमान या विरामावस्था में स्थित वस्तु या निकाय का उसी स्थिति में बने रहने का गुण जड़त्व कहलाता है। ठीक है, ये अथवा में हम दूसरी परिभाषा कह सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जड़त्व की हमने परिभाषा बताई। ठीक है, आपको हमने जड़त्व की परिभाषा बताई। अब जड़त्व भी दो प्रकार का होता है। तो जड़त्व के प्रकार जड़त्व दो प्रकार का होता है। पहला होता है विराम का जड़त्व। ठीक है, और दूसरा होता है, हम यहां लिख देते हैं, इसमें हम लिखवाएंगे आपको, दूसरा होता है गति का जड़त्व। ठीक है, गति का जड़त्व। देखिए, विराम का जड़त्व क्या है? विराम का जड़त्व जब कोई भी वस्तु विरामावस्था की स्थिति में रहती है और उसी स्थिति में बने रहने का प्रयास करती है। ठीक है, तो वह विराम का जड़त्व कहलाता है। कुर्सी है, मेज है, टेबल है, ये सारी चीजें जो होती हैं इनमें विराम का गुण होता है, क्योंकि ये स्वतः नहीं चलती हैं, ये स्वतः इनमें गतिमान नहीं होती हैं। इनमें कोई न कोई बाह्य बल लगता है, तो उस तत्पश्चात जो है ये गतिमान होती हैं, तो उनमें विराम का जड़त्व पाया जाता है। तो हम लिखेंगे कोई वस्तु विरामावस्था की स्थिति में होती है, वह उसी अवस्था में बने रहने का प्रयास करती है, तो उसमें यह गुण विराम का जड़त्व कहलाता है। विराम का जड़त्व, ठीक है, विराम का जड़त्व कहलाता है। चलिए, ये हमने विराम का जड़त्व के बारे में बताया। ठीक है, तो ये हमने विराम का जड़त्व होता है। अब गति का जड़त्व हम बताएंगे। कोई वस्तु गतिमान स्थिति में है, वह गतिमान ही रहना चाहती है, तो उस वस्तु में वह गुण गति का जड़त्व कहलाता है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से हमने गति का जड़त्व के बारे में बताया। ठीक है, तो ये हमने सारी चीजें आपको जड़त्व के बारे में, जड़त्व के प्रकार के बारे में, बल तथा बल के प्रकार के बारे में, बल का प्रभाव क्या होता है, ये सारी चीजें हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया। और मैं आशा करता हूं आप सब मेहनत करके इसको पढ़ रहे होंगे, नोट्स बना रहे होंगे।